हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एडुबेस क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने कहाँ पे स्किप कर दी थी? कहाँ पे हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कहाँ छोड़ दिया था? यहीं पे हमने उसको स्किप कर दिया था। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक देख लिया था कि हमारा टॉपिक क्या है और हमने क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की है। अब यहाँ पे देखो, बंगाल में जो, एक बार रिकैप ले लेते हैं हम लास्ट क्लास का। बंगाल में जो सिराजुद्दौला थे, उन्होंने क्या कर दिया था, जो ब्रिटिश थे उनको जो भी कंसेशन मिल रहे थे उन सारे कंसेशन को बंद कर दिया था। उन्होंने फोर्टिफाई करवाने बंद कर दिया कि आप जो भी फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, अपने जो भी किलेबंदी कर रहे हो, आप उनको स्टॉप कर दो। और जो उन लोगों ने जो एक ये डिमांड रखी थी कि हाँ, हम अपने कॉइन जो है जारी करेंगे या फिर हम अपने कॉइन प्रिंट करेंगे, अपने अलग करेंसी हम लागू करेंगे, तो वो भी उन्होंने डिनाई कर दिया। तो इस टाइप से उन्होंने क्या सारी चीजें उनकी माननी बंद कर दी। अब देखो स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस की बात है, अगर हम किसी की कोई चीज नहीं मानते तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसी टाइप से जो अंग्रेज थे और जो हमारे नवाब थे बंगाल के, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो, अंग्रेजों का क्या मानना था, कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया? कंपनी का मानना यह था कि अगर हमें अपना ट्रेड एक्सपेंड करना है, फैलाना है, या फिर हमें अपना जो ट्रेड है उसको बढ़ाना है, तो हमारा ट्रेड तभी फल फूल सकता है, हमारा व्यापार तभी बढ़ सकता है जब हम ट्रेड को ड्यूटी फ्री रखेंगे, विदाउट टैक्स देंगे। ठीक है, हमें कोई भी टैक्स उस पर पे नहीं करना होगा। तो यही चीज क्या बोली गई थी, अंग्रेजों ने, कंपनी ने ये चीज बोली कि हम अगर हमें अपना ट्रेड क्या करना होगा, एक्सपेंड करना होगा, तो हमें उसे ड्यूटी फ्री रखना होगा। बट स्टूडेंट्स, इसी वजह से क्या हो गया कि बंगाल के जो नवाब थे और जो हमारे जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और जो ये ब्रिटिश थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए, झगड़े स्टार्ट हो गए कि ऑब्वियसली किसी चीज के लिए डिनाई करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो स्टार्ट होने ही है। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है, अब स्टार्टिंग होती है बैटल की, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी में क्या होता है, जो हमारे अलीवर्दी खां थे, उनकी डेथ हो जाती है 1756 में। 1756 में अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो हमारे राजा बनते हैं, जो नवाब बनते हैं, वो होते हैं सिराजुद्दौला खां, अलीवर्दी खां के बाद। बट नेक्स्ट नवाब जैसे सिराजुद्दौला खां होते हैं बंगाल के, तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमें हमारे ट्रेड में टैक्स पे ना करना पड़े। लेकिन नवाब को ये पता था कि अगर जो ब्रिटिशर्स हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे और जो लोकल मर्चेंट्स हैं, जो लोकल व्यापारी हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा जो भार है वो किस पे आएगा, बंगाल गवर्नमेंट पे आएगा, नवाब के ऊपर, इनकी गवर्नमेंट पे आएगा। इसी वजह से इन्होंने क्या बोला, ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप लोगों को हम कंसेशन नहीं देंगे। तो इसी की वजह से क्या होता है, नेक्स्ट इनके बिटवीन क्या होता है, सिराजुद्दौला जो होते हैं वो कंपनी को क्या बोल देते हैं, टू स्टॉप मिडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द अफेयर ऑफ हिज डोमिनियन। देखो, उन्होंने सिराजुद्दौला ने बोला ब्रिटिशर्स को कि आप लोग हमारे जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, इंटरनली हमारे जो अफेयर्स हैं या पॉलिटिकल मामले, आप उनमें मिडलमैन का काम करना बंद करें, उनमें दखलंदाजी देना बंद करें। ऐसा क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि देखो, ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था कि क्यों न हम अपना एक पपेट रूलर बना के यहाँ पे नवाब बना के बैठा दें। तो उन्होंने कोशिश काफी की थी, बट वो उस चीज में सफल नहीं हो पाए थे, जिस वजह से सिराजुद्दौला ने उनको बोला कि आप हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना बंद करें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उन्होंने बोला कि स्टॉप फोर्टिफिकेशन। सिराजुद्दौला ने उनके जो वो फोर्ट बना रहे थे अपने, जहां पे भी उनके ट्रेड की जगह थी, वहां पे फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, उनको भी उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट, पे द रेवेन्यू। क्लियर, उन्होंने बोल दिया कि अब आप लोगों को रेवेन्यू या टैक्सेस आप लोगों को पे करने होंगे, बिकॉज जो लोकल मर्चेंट्स हैं या फिर लोकल जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, तो ये उन लोगों के साथ क्या हो जाएगा, अनइक्वलिटी वाली बातें हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स देखो क्या होता है, जो इन लोगों के बीच जो नेगोशिएशन होता है वो क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है। किसके बिटवीन? जो सिराजुद्दौला होता है एंड जो हमारे जो सिराजुद्दौला है और जो कंपनी है उसके बिटवीन। अब क्या होता है कि इसी वजह से इनके बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और सिराजुद्दौला क्या करते हैं, अपनी आर्मी लेकर, कितनी, 30,000 सोल्जर्स के साथ कहाँ जाते हैं, कासिम बाजार, जहाँ पे इंग्लिश फैक्ट्री होती है, इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, वहां पे स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, वहां पे जाके क्या करते हैं, कैप्चर द कंपनीज ऑफिशियल्स। वहां के कंपनी के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं एक टाइप से। नेक्स्ट, लॉक द वेयर हाउसेज। उनके जितने भी वेयर हाउस थे जहां पे ट्रेड होता था, ट्रेड का सामान स्टोर होता, सारे वेयर हाउस को क्या कर देते हैं, लॉक्ड कर देते हैं।
डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन, जितने भी उनके इंग्लिशमैन थे या पुलिस वाले थे, जो भी थे, सबको क्या डिसआर्म कर उनसे हथियार छीन लेते हैं। ब्लॉकेड इंग्लिश शिप, जो भी उनके शिप वगैरह होती है उनको क्या कर देते हैं, एक टाइप से ब्लॉक कर देते हैं। अब देखो इन्होंने अपनी साइड से, सिराजुद्दौला ने अपनी साइड से कुछ पहल की है, तो ये तो है नहीं कि ब्रिटिश बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। अब इसमें वो क्या करते हैं, ब्रिटिश का अगला कदम क्या होता है, नेक्स्ट देखो। देन ही मार्च टू कलकत्ता टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज पोर्ट। अब इस सिराजुद्दौला सोचते हैं मैंने इन सब चीजों पे कंट्रोल कर लिया, अब इसके बाद क्या वो कहाँ जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं और वहां पे जाके जो इंग्लिश, जो ब्रिटिश का क्या होता है, जो फोर्ट होता है उस पे कंट्रोल करने के लिए वो लोग सोचते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास। अब मद्रास में जो कंपनी के जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो लोग आपस में डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव है वो अपनी सेना लेके वहां जाएंगे, और चाहे बातचीत के थ्रू हो या फिर लड़ाई के थ्रू हो, जिस भी वजह से वो उन लोगों के साथ अपनी बात मनवा सके या फिर जो भी वो कर सकते हैं वो करें, और वहां जाके अपनी उस सिचुएशन को जाके संभालें। क्योंकि जो ब्रिटिश के जो सारी चीजें थी वो किसके कंट्रोल में आ चुकी थी, सिराजुद्दौला के जो नवाब थे उसके कंट्रोल में आ चुकी थी। अब स्टूडेंट्स देखो, फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट। अब वो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, अपनी जो आर्मी होती है, अपनी जो सेना होती है, वो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में लेके जाते हैं। वहां पे बैटल होती है जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी। अब देखो इसमें क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द, देखो सिराजुद्दौला इसमें हार जाता है, बट उसके हारने का रीजन क्या था, देखो सिराजुद्दौला ने स्टार्टिंग से हर चीज पे कब्जा किया था, बट उसके हारने का मेन रीजन जो था वो था उसका एक कमांडर था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी साइड मिला लिया था, जिसकी वजह से क्या होता, मीर जाफर ने जो बैटल थी वो लड़ी ही नहीं, और जो सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो हार चुकी थी। कमांडर नेवर फॉर द बैटल, उसने बैटल लड़ी ही नहीं। अब देखो मीर जाफर बिना किसी मतलब के तो ये है नहीं कि वो लड़ाई नहीं लड़ेगा। रॉबर्ट क्लाइव ने प्रॉमिस किया था उनसे कि अगर आप लड़ाई नहीं लड़ते हो, सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है, ये युद्ध में हार जाता है, तो हम आपको नेक्स्ट नवाब बंगाल का बना देंगे। बस इसी लालच की वजह से मीर जाफर ने क्या कहता, लड़ाई नहीं लड़ी थी, और यही एक कारण था कि जो बैटल ऑफ प्लासी था सिराजुद्दौला उसमें हार गया था। अब कंपनी ने क्या किया, वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री, ये पहली विक्ट्री थी किसकी, कंपनी की, जो उसने बैटल लड़ी और वो जीत गई थी कंपनी। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट विक्ट्री थी, कौन सी, बैटल ऑफ प्लासी, जो कि कंपनी जीत चुकी थी। अब स्टूडेंट्स देखो, आफ्टर द डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला वॉज, अब देखो इसमें सिराजुद्दौला की डेथ हो चुकी थी, प्लासी की बैटल में हारने के बाद सिराजुद्दौला की डेथ हो चुकी थी। देन मीर जाफर मेड द नवाब, अब नेक्स्ट नवाब कौन था, मीर जाफर को ब्रिटिश ने नेक्स्ट नवाब बना दिया था। अब आप लोग सोचोगे जब ब्रिटिश ने लड़ाई लड़ी और वो लोग जीत भी गए तो वो लोग खुद नवाब क्यों नहीं बने स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी भी उनका जो फर्स्ट जो मोटिव था, जो प्राइमरी जो मोटिव था वो क्या था, अपने ट्रेड को एक्सपेंड करना था। वो इतना जल्दी पॉलिटिकल जो भी अफेयर्स थे या पॉलिटिकल सिस्टम में इंटर नहीं करना चाहते थे। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था, अभी भी एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, अपने ट्रेड को जितना हो सके अपने व्यापार को बढ़ावा देना था, अपने व्यापार को बढ़ाना था। अब देखो इसी के बाद नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, अभी मीर कासिम कंप्लेन, ये नेक्स्ट आ गया मीर कासिम जो मीर जाफर के बाद नवाब बनते हैं। द नवाब हैड टू पे, अब नवाब के लिए देखो उन्होंने क्या क्या बोल दिया था नवाब को ब्रिटिश ने। अब ये तो है नहीं कि उसको गद्दी पे बिठा दिया कि अब आप रूल करो, नहीं, उससे कुछ ना कुछ वो पैसे लेंगे उसके बदले में। कितने रुपीज लेते थे वो, 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी। देखो 5 लाख तो वो पे करते थे, जो नवाब होते थे बंगाल के, वो 5 लाख तो एवरी मंथ, हर मंथ उसको पे करते थे, किसको, कंपनी को। बट कंपनी को उनसे ज्यादा पैसा चाहिए था, और मतलब 5 लाख से ज्यादा अमाउंट चाहिए था। किस लिए चाहिए था, ताकि जो युद्ध लड़ते थे वो उन युद्ध को फाइनेंस कर सके, उन युद्धों का खर्चा वो चला सके, एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर, मतलब और बाकी जितने भी उनके एक्सपेंसेस थे, बाकी जितने भी खर्चे थे, वो सारे खर्चे किससे वो पूरा कर सके, इन्हीं पैसों से वो अपने बाकी सारे खर्चों को पूरा कर सके। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू, वो लोग चाहते थे कि जितनी टेरिटरीज या फिर जितने राज्य उनके कब्जे में होंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि जितना जितना जगह उन वो लोग कैप्चर करेंगे, जितना एरिया वो लोग कैप्चर करेंगे, उतना ज्यादा वहां के लोगों से वो लोग टैक्स ले पाएंगे। By the time Mir Jafar
died in 1765, the mood of the company had changed. पपेट नवाब क्लाइव डिक्लेयर। अब देखो स्टोरी देखो क्या थी। सबसे पहले सिराजुद्दौला की डेथ के बाद मीर जाफर को उन्होंने क्या बना दिया, नवाब बना दिया। बट जब मीर जाफर को ये चीज फील हुई कि इतना रेवेन्यू हम लोगों को नहीं मिल रहा है और ये लोग टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे हैं, तो मीर जाफर ने भी इसके लिए आवाज उठानी स्टार्ट की। जिसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को नवाब से हटा के किसको बना दिया, मीर कासिम को। अभी मीर कासिम का क्या था, सेम सीन मीर कासिम के साथ था। जब मीर कासिम जब गद्दी पे बैठा, जब नवाब बना, तो मीर कासिम को भी ये चीज फील होने लग गई क्या कि भाई हमारे पास इतना रेवेन्यू है ही नहीं कि हम अपनी जनता के लिए बेसिक नीड्स भी उनको प्रोवाइड कर सके। इसका सारा का सारा भार किसके ऊपर आ रहा था, बंगाल गवर्नमेंट पे, उस टाइम पे जो नवाब थे उनके ऊपर आ रहा था। तो मीर कासिम ने भी सेम कंप्लेंट करना स्टार्ट कर दिया कि अब आप लोगों को रेवेन्यू पे करना पड़ेगा। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अगेन मीर कासिम को हटा के मीर जाफर को क्या बना दिया, नवाब बना दिया। जब मीर कासिम को हटाया तो मीर कासिम ने क्या किया, जैसे अवध उनके साथ मिलके जो बक्सर का जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ वो उन्होंने लड़ाई की थी। बट वहां पे भी बक्सर की बैटल में उनके जब हार हो गई, उसमें फिर उनको वहां से भगा दिया गया। कहां से, कोलकाता से। अब देखो क्या रॉबर्ट क्लाइव को क्या लगने लग गया कि जो हमारा पपेट है, पपेट इन द सेंस मतलब जो हमारे इशारों पे चले, भाई कोई भी अभी तक ऐसा नवाब नहीं आया, हमने बनाया अपनी मर्जी का नवाब, बट ऐसा नवाब अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है जो हमारी मर्जी से चले या हम लोगों को जिसे रेवेन्यू वगैरह पे ना करना पड़े। उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि अब पपेट वाला जो आइडिया है वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनाई करना पड़ेगा, बिल्कुल उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉसिबल काम है एक पपेट राजा के साथ काम करना। फाइनली वो लोग क्या डिसाइड करते हैं, 1765 में द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। दिस सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ। अब देखो कंपनी क्या करती है, अपने आप को वहां का, कहां का, बंगाल का दीवान घोषित कर देती है। दीवान घोषित करने का अर्थ ये हुआ कि वहां पे जितना भी रेवेन्यू मिल रहा था, लोगों से जितना भी टैक्स मिल रहा था, अब सारा किसके कब्जे में था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कब्जे में था। ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में था। ठीक है, जितना भी उनको रेवेन्यू मिल रहा था, तो उनकी एक मेजर प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई कि अब वो लोग उस रेवेन्यू से अपने जितने भी एक्सपेंसेस थे, अपने जितने भी खर्चे थे, उन खर्चों को वो लोग आराम से पूरा कर सकते थे। नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंड। धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेड उनका एक्सपेंड होता गया, बढ़ता गया। बिकॉज एट उस टाइम पे देखो गुड्स क्या होता था, वो ब्रिटिश क्या करते थे, अपने यहाँ से जो सोना होता था उसके बदले में इंडिया से जो सामान खरीदते थे। बट अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब वो अपना सोना क्यों यूज करेंगे, गोल्ड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अब तो उनके पास दीवान राइट्स मिल गए, दीवानी मिल गई ना उनको बंगाल की। तो अब लोग जो भी उनको परचेस करना था, कॉटन एंड टेक्सटाइल, उसमें वो लोग रेवेन्यू यूज करते थे। इसका जो बंगाल का जो रेवेन्यू था, वो जो उन्हें टैक्स वहां पे, क्योंकि बंगाल का जो राइट्स थे, दीवानी राइट्स थे, वो अभी कंपनी को मिल चुके थे। तो उस रेवेन्यू का यूज वो लोग कहां कहां करते थे, टू परचेस कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। नेक्स्ट, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, जो कंपनी की सेना होती थी, ट्रूप्स होते थे, उनको मेंटेन या उनके एक्सपेंसेस चलाने के लिए। मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड कंपनी फोर्ट। अब नेक्स्ट जो कंपनी के फोर्ट वगैरह बनाते, फोर्टिफिकेशन वगैरह करते, उसमें जितना भी खर्चा वगैरह लगता था वो भी वो इसी रेवेन्यू से यूज करते थे। अब स्टूडेंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लेटर है बैटल ऑफ प्लासी का जो रॉबर्ट क्लाइव ने लिखा है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आती है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नबोब्स। अभी नबोब्स क्या होते हैं, आप पूछोगे मैम नवाब था, नवाब का नबोब क्या बन गया। अब स्टूडेंट देखो, बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो दीवानी राइट, जब बंगाल के जो दीवानी राइट्स थे वो ब्रिटिश जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको मिल चुके थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी पहले से ऑलरेडी जो नवाब थे हमारे बंगाल के, वो अपने जितनी भी लैंड है या इम्पोर्टेंट जो बहुत ज्यादा प्राइस वाले जो हाई फाई जो गिफ्ट है, या जिनके पास जितना भी मनी है, सारा का सारा उनको दे दे। ठीक है स्टूडेंट, बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स। ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब। मतलब हर कंपनी का जो वहां पे काम करने वाला था, वो एक सपना देखने लग गया था कि मैं नवाब के जैसे रहूं। तो यही सोच सोच के उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या उन्होंने बोला, उन्होंने बोला कि फोर्स किया कि गिव लैंड। जो ऑलरेडी एक्चुअल में जो नवाब थे बंगाल के, उनको फोर्स किया गया कि आप लोग अपनी जो लैंड है वो हमें दे दो।
जितनी भी मनी है या फिर पर्सनल गिफ्ट है वो कंपनी के ऑफिशियल्स को आप दे दो। इन चीजों के लिए उनको फोर्स्ड किया गया, जबरदस्ती उनको बोला गया, करवाया गया उनसे जबरदस्ती। अब स्टूडेंट्स देखो, जब उनको जबरदस्ती ये चीज उनसे करवाई गई तो उन्होंने सारे जितने भी नवाब थे उन्होंने अपनी सारी चीजें जो जो उन्होंने बोला सब कुछ दे दी। तो बहुत सारे उस टाइम पे ऐसे थे जो एक लविश लाइफ जीने लग गए थे, और जब वो वापस ब्रिटेन जाते थे वहां जाके वो लोग बड़े बड़े महल बना के रहते। तो एक उनको जो नवाब जो बोला गया वो इंग्लिश का एक मॉडिफाई वर्जन मान लो आप लोग। जो हिंदी में जिनको नवाब बोलते हैं तो वहां जाके उनको नवाब बोलना तो आता नहीं था, तो उसको नवाब बोलते थे। तो वो था एक इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश का एक मॉडिफाई वर्जन मान लो नाबोब्स, इसलिए एक थोड़ा मजाक के तौर पे उनको नाबोब्स बोलना स्टार्ट कर दिया। अब ये नहीं है कि कंपनी का हर बंदा जो हर इंसान था वो एक लविश लाइफ जी रहा था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे भी थे जो कुछ जिनकी डेथ हो चुकी थी, किस वजह से, डिजीज की वजह से हो गया था, या किसी युद्ध में मर गए थे, वॉर वगैरह में मर गए थे, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हर एक वहां का जो ऑफिशियल था वो करप्ट था या फिर डिसऑनेस्ट था, क्योंकि काफी कुछ ऐसे थे जो कि ऑलरेडी डिजीज की वजह से या वॉर की वजह से मर चुके थे। और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया था, जैसे रॉबर्ट क्लाइव हो गए। अब देखो धीरे धीरे कंपनी का रूल क्या था, एक्सपेंड हो रहा था, कंपनी का रूल एक्सपेंड हो रहा था। किस टाइप की व्हाट पावर डिड द रेसिडेंट है, रेसिडेंट्स को कौन सी पावर थी। तो ये वाला टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज अभी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को वैसे बोरियत फील होना स्टार्ट हो जाएगी। अपनी स्टोरी को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप दोनों वीडियोस को कवर कर ले और अपनी जो आपका जो सेकंड चैप्टर है एक स्टोरी की जैसे उसको पढ़ने के लिए कोशिश करें, ठीक है, ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो और एग्जाम के टाइम पे आपको उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।